फेवी 44, 221 लॉर्ड रेन्यू मंडप। डू फैंग और बाकी सभी ने सिर हिलाया। स्टीवर्ट वान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मैं लोगों का इंतजाम कर दूं। उन्होंने 14 लोगों को 3 समूहों में बांटा, 5-5 लोगों के 2 समूह और 4 लोगों का एक समूह। डू फैंग और नानशान एक समूह में थे, कुल मिलाकर 5 लोग हो गए। उनमें से एक वही व्यक्ति था जिसे पहले स्टीवर्ट शांगगुआन कहा गया था, जबकि डू फैंग बाकी 2 लोगों को नहीं पहचानता था। इस साइट का नया यूआरएल है, याद रखने का आसान तरीका .com। डू फैंग का समूह सबसे आखिर में था, इसलिए सभी लोग तुरंत बैठ गए और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही डू फैंग के समूह की बारी आ गई। डू फैंग और बाकी 4 लोगों ने अपनी आंखें खोलीं, अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाया और कई रसायन शास्त्रियों की रसायन प्रक्रिया का अवलोकन किया। वहां मौजूद सभी लोगों की रसायन प्रक्रिया को देखने के बाद डू फैंग की नज़र अचानक ठहर गई। उसने कई जाने पहचाने चेहरे देखे, किंगदान संप्रदाय के वे शिष्य जिनसे वह फैंगचेंग में मिला था। डू फैंग के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने सारे परिचित मिलेंगे। कितना दिलचस्प। वह इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान देने से खुद को रोक नहीं पाया। 24 घंटे बीत चुके थे और 100 से अधिक रसायन शास्त्रियों में से कुछ अपना काम पूरा करने के करीब थे और अंतिम तैयारियां कर रहे थे। 14 प्रबंधक सभी रसायन शास्त्रियों की प्रगति पर नजर रख रहे थे। 1 और घंटा बीत गया और पहले व्यक्ति ने गोलियों को परिष्कृत करने का काम पूरा किया, गोलियों को इकट्ठा किया, उठा, ऊंचे चबूतरे से नीचे कूद गया और डू फैंग और अन्य लोगों के पास आकर सम्मानपूर्वक गोलियां सौंप दीं। कर्मचारी ने गोलियां लीं, उनकी जांच की, हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ये वॉरियर पिल्स हैं। इनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। 10 भाग सामग्री से 6 गोलियां बनती हैं, जो बुरा नहीं है। स्टीवर्ट शांगगुआन से मूल्यांकन सुनकर रसायनज्ञ मुस्कुराया, स्टीवर्ट शांगगुआन को धन्यवाद दिया और फिर आराम करने के लिए एक तरफ हट गया। 2 और लोगों ने गोलियां तैयार कर लीं और उन्हें सौंपने के लिए आगे आए। नानशान ने गोलियां लीं, उन्हें देखा और कहा, ये स्पिरिट एसेंस पिल्स हैं। गुणवत्ता औसत है, लेकिन सफलता दर अपेक्षाकृत अधिक है। कुल मिलाकर ये स्वीकार्य हैं। इसी क्षण एक और व्यक्ति मंच से नीचे उतरा, डू फैंग के पास आया और उसे गोलियां सौंप दीं। डू फैंग ने उसे किंगदान संप्रदाय के शिष्यों में से एक के रूप में पहचान लिया। उसे याद आया कि उस व्यक्ति का उपनाम यांग था और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, तो ये हैं साथी दाऊवादी यांग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। क्या संयोग है। किंगदान संप्रदाय के इस शिष्य, जिसका उपनाम यांग था, एक मध्यम स्तर का योद्धा था। उसने डू फैंग को प्रणाम करते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे यहाँ फिर से साथी दाओइस्ट डू से मिलने का मौका मिलेगा, और मैंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि कुछ ही वर्षों में साथी दाओइस्ट डू की साधना इतनी उन्नत हो जाएगी और आप इस संप्रदाय के प्रबंधक बन जाएंगे। बधाई हो, प्रबंधक डू। डू फैंग ने उस आदमी से गोली ली, अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसका निरीक्षण किया और सिर हिलाते हुए कहा, आपने एक आध्यात्मिक सार की गोली बनाई है। गोली चिकनी और एक समान दिखती है, रंग अच्छा है और गुणवत्ता भी बढ़िया है। सफलता दर की बात करें तो। वह रुका, फिर बोला, 70% से अधिक, कुल मिलाकर बुरा नहीं है। अवलोकन के माध्यम से उन्होंने ये भी जाना कि प्रत्येक रसायनज्ञ को दी गई सामग्री 500 स्पिरिट एसेंस पिल्स बनाने के लिए पर्याप्त थी। यांग उपनाम वाले इस रसायनज्ञ ने 300 से अधिक, लगभग 400 गोलियां बनाईं, जिनकी सफलता दर 75% थी। यांग उपनाम वाले रसायन शास्त्री ने अभिवादन के रूप में अपने हाथ जोड़े और एक तरफ हट गए। इसके बाद रसायन शास्त्रियों ने अपने कार्य पूरे किए और अपनी गोलियां सौंप दीं। डू फैंग सहित 14 प्रबंधकों ने बारी बारी से अपनी टिप्पणियां दीं। सभी रसायन शास्त्रियों द्वारा अपने रसायन संबंधी कार्य पूरे करने और अपनी गोलियां सौंपने के बाद डू फैंग और अन्य लोगों ने सभी के मूल्यांकन संकलित किए और आवश्यकतानुसार उन्हें स्टीवर्ट वान को सौंप दिया। इस समय स्टीवर्ट वान ने सभी प्लेटफार्मों को उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया था और हॉल एक बार फिर खाली हो गया था। अंतिम मूल्यांकन एकत्र करने के बाद स्टीवर्ट वान खड़े हुए और सख्ती से बोले, हम 14 स्टीवर्डों को छोड़कर इस मंडप में मौजूद सभी अन्य रसायनज्ञों और रसायन शास्त्रियों ने अपने रसायन शास्त्र के कार्य पूरे कर लिए हैं। अब हम मंडप के स्वामी को अगले चरण की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम 14 स्टीवर्डों के रसायन शास्त्र के कार्य। जैसे ही व्यवस्थापक ने बोलना शुरू किया, हॉल में मौजूद सभी लोग गंभीरता से खड़े हो गए और सभी अपनी बाईं ओर एक निश्चित स्थान पर ध्यान से देखने लगे। डीकन वान ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई, उनकी आवाज़ और भी अधिक अधिकारपूर्ण हो गई और उन्होंने कहा, अब हम सभी आदरपूर्वक पवेलियन मास्टर को अपने आगमन से सुशोभित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनके बोलते ही डू फैंग को छोड़कर सभी 12 डीकन, साथ ही हॉल में मौजूद सभी लोग झुककर एक स्वर में बोले, हम पवेलियन मास्टर को आदरपूर्वक आमंत्रित करते हैं।
डू फैंग अपनी उत्सुकता से यू शुई, रुन्यू मंडप के स्वामी, को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह जानना चाहता था कि आखिर वह किस तरह का व्यक्ति है। कानाफूसी के बीच बाईं ओर के एक दरवाजे से एक आकृति प्रकट हुई, तेजी से हॉल में प्रवेश किया और डू फैंग और अन्य लोगों की ओर चल पड़ी। ये व्यक्ति 7 फुट लंबा था, हल्के पीले रंग का चोगा पहने हुए था और लगभग 60 वर्ष का प्रतीत होता था। वह थोड़ा मोटा था, चेहरे पर मुस्कान थी और उसके कदम दृढ़ और शक्तिशाली थे, जो ये दर्शाते थे कि वह दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति था। उससे एक योद्धा सेनापति की हल्की सी आभा निकलती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका कमरा ठीक से छिपा हुआ था, अन्यथा हॉल में मौजूद चिशोधन स्तर के और नौसिखिए योद्धा इसे सहन नहीं कर पाते और तुरंत घुटने टेक देते। बुजुर्ग व्यक्ति सीधे हॉल के सबसे ऊपरी हिस्से में गए, बड़ी कुर्सी पर बैठ गए और फिर बोले, सज्जनों, हमारा वार्षिक चखने का कार्यक्रम तय समय पर फिर से आयोजित हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले वर्ष हमारे संगठन में कई नए लोग शामिल हुए हैं, विशेष रूप से स्टीवर्ट डू, जिनके जुड़ने से हमारा संगठन और भी मजबूत हुआ है। मुझे बहुत खुशी है। बोलते समय उन्होंने नीचे खड़े सैकड़ों लोगों की ओर देखा। जब उनकी नज़र डू फैंग पर पड़ी तो डू फैंग को साफ महसूस हुआ कि वे थोड़ी देर के लिए रुक गए। रुन्यू मंडप के प्रमुख यू शुई ने आगे कहा, मुझे रसायन शास्त्रियों और रसायन शास्त्रियों की प्रगति के बारे में पहले से ही जानकारी है। पिछले वर्ष की तुलना में उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। मुझे आशा है कि सभी लोग कड़ी मेहनत करते रहेंगे और रसायन शास्त्र के कौशल का अध्ययन करते रहेंगे। अब आइए हम सब इस मंडप के 14 प्रमुखों के रसायन शास्त्र कौशल का अवलोकन करें। मुझे उम्मीद है कि सभी उनसे कुछ सीख सकेंगे। भीड़ ने एक स्वर में जयकार की। डू फैंग ने अपने बगल में बैठे अन्य भिक्षुओं की प्रतिक्रियाओं पर एक नज़र डाली। वे सभी शांत रहे, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि यह पहली बार नहीं था। पवेलियन मास्टर रुन्यू के बोलने के बाद उन्होंने हाथ से एक मुद्रा बनाई और आगे की ओर इशारा किया। गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ हॉल में 14 ऊंचे चबूतरे तुरंत फिर से खड़े हो गए। डीकन वान ने मुड़कर डू फैंग और अन्य लोगों से कहा, साथी दाववादियों, चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ष का कार्य हम में से प्रत्येक के लिए 50 सच्ची सार पुनर्जनन गोलियां या 9 चरण 100 जड़ी बूटियों की गोलियां तैयार करना है। आप अपनी पसंद की गोली चुन सकते हैं। सामग्री ऊपर तैयार कर ली गई है। कृपया आगे बढ़ें। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और छलांग लगाकर एक ऊंचे चबूतरे पर उतर गया। बाकी लोग भी तुरंत उसके पीछे पीछे एक ऊंचे चबूतरे पर उतर गए। ये देखकर डू फैंग ने भी एक ऊंचे चबूतरे को चुना और उस पर उतर गया। सभी 14 भिक्षुओं को उपस्थित देखकर रुन्यू मंडप के स्वामी ने शांत भाव से कहा, भिक्षुओं, चलिए शुरू करते हैं। सभी को अपने उत्कृष्ट रसायन शास्त्र कौशल का साक्षी बनने दीजिए। डू फैंग ने 13 सेवकों की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसने देखा कि नानशान ने हाथ हिलाया और उसके सामने एक प्राचीन शैली का 4 पैरों वाला चौकोर कड़ाहा प्रकट हो गया। सेवक वान ने कमर पर हाथ रखकर ताली बजाए और उसके सामने एक 3 पैरों वाला गोल कड़ाहा प्रकट हो गया। सेवक शांगुआन के पास एक छोटा सा काला गोल कड़ाहा था। बाकी सबने अपनी अपनी रसायन भट्टियां निकाली। डू फैंग ने भी हिम्मत करके अपनी भट्टी निकाली, जो अब वह साधारण भट्टी नहीं थी जो उसने पीसटाउन से खरीदी थी, बल्कि एक नई भट्टी थी जिसे उसने कई साल पहले विंड सिटी से खरीदा था। प्रबंधक रसायन शास्त्र को परिष्कृत करता है। खरीदा गया दूसरा रसायन भट्टी पहले वाले से कई गुना बेहतर था, जो ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल और 100 हर्ब्स 9 टन पिल जैसी उच्च स्तरीय गोलियां बनाने में सक्षम था। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। डू फैंग की भट्टी गहरे लाल रंग की 3 पैरों वाली गोल कड़ाही थी, जो एक व्यक्ति जितनी लंबी और 2 लोगों के गले लगने के बराबर बड़ी थी। डू फैंग ने अपने सामने रखे 2 भंडारण थैलों पर एक नज़र डाली, जिन पर क्रमशः सच्ची सार पुनर्जनन गोली और 9 चरण 100 जड़ी बूटी की गोली लिखा हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे 2 प्रकार की गोलियों को परिष्कृत करने की सामग्री थे। कुछ देर सोचने के बाद डू फैंग ने ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल लेबल वाला बैग चुना। उसने ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल इसलिए चुना क्योंकि उसे इस तरह की गोली बनाने में अधिक दक्षता महसूस होती थी और इसे बनाते समय उसे अधिक आराम और कुशलता का अनुभव होता था। मन बना लेने के बाद उसने भंडारण थैली खोली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसकी जांच की। अंदर ज्वाला आत्मा फल, नरगिस घास और अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। सच्ची सार पुनर्जनन गोली के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां मौजूद थीं, जिनसे 100 गोलियां बनाई जा सकती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि रुन्यू मंडप ने भी प्रबंधकों के रसायन शास्त्र कौशल का आकलन किया था। सफलता दर कम से कम 50% होनी चाहिए। शोधन प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अतिरिक्त गोलियां उनकी होंगी, जबकि किसी भी कमी की भरपाई उन्हें अपनी जेब से करनी होगी। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान दी। रुन्यू पवेलियन में शामिल होने से पहले ही उनकी गोली बनाने की सफलता दर 50% तक पहुंच चुकी थी।
इन दिनों के अभ्यास के बाद ये बढ़कर 60% हो गई थी, जो काफ़ी अच्छी थी। इस चखने के कार्यक्रम में दिए जाने वाले कार्य के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त थी। उसने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और पूरी तरह से संयमित हो गया। उसने शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल की शुद्धिकरण प्रक्रिया, सामग्री अनुपात और ताप नियंत्रण की मानसिक रूप से पुनर्कल्पना की। अपने हाथों से मुद्राएं बनाते हुए उसने मंच के नीचे की ज्वालाओं को नियंत्रित करने के लिए स्टीवर्ट वान द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार किया। जमीन में बने अंधेरे छेद की ओर इशारा करते ही धधकती लपटों का एक तेज गुबार तुरंत ऊपर उठ उठा। डू फैंग ने ज्वाला को महसूस किया, इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी थी, जो ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल जैसी गोली बनाने में पूरी तरह सक्षम थी। ऐसा लग रहा था कि रून्यू पवेलियन के पवेलियन मास्टर वाकई काफ़ी कुशल थे, जो इतनी उच्च गुणवत्ता वाली ज्वालाएं प्रदान करने में सक्षम थे। बैटल जनरल क्षेत्र के एक मास्टर की क्षमताएं उसकी कल्पना से परे थीं। उसने सोचा कि भविष्य में जब वह बैटल जनरल क्षेत्र में पहुंचेगा तो क्या होगा। डू फैंग उत्सुकता से भर उठा। रसायन भट्टी के नीचे एक प्रचंड ज्वाला जल रही थी। डू फैंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, अपने थैले से एक औषधीय जड़ी बूटी निकाली और उसे भट्टी में फेंक दिया, जिससे रसायन शास्त्र का पहला चरण शुरू हुआ, शुद्धिकरण। भट्टी में डाली गई औषधीय जड़ी बूटियां उच्च तापमान के कारण तेजी से पिघलने लगीं और हल्के काले रंग के तरल में परिवर्तित हो गईं। रसायनशास्त्री बनने वाले सभी साधक जानते हैं कि औषधीय जड़ी बूटियों से अशुद्धियों को दूर करके और उनके सार को बरकरार रखकर ही उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां तैयार की जा सकती हैं। अपनी प्रबल आध्यात्मिक क्षमता के कारण डू फैंग एक साथ दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियों को नियंत्रित और परिष्कृत कर सकता है, जो एक औसत रसायनज्ञ से कहीं अधिक है। इससे रसायन विद्या में बहुत समय की बचत होती है, और यही एक कारण है कि डू फैंग के रसायन विद्या कौशल में इतनी तेजी से सुधार हो सकता है। डू फैंग ने अपना काम रोक दिया और एक एक करके ज्वाला आत्मा फल और नरगिस घास जैसी औषधीय जड़ी बूटियों को पोषण प्रदान करने के लिए कड़ाही में डाला। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना का पूर्ण उपयोग करते हुए लपटों के तापमान और जलने के समय को नियंत्रित किया और दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियों में मौजूद अशुद्धियों को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, डू फैंग द्वारा डाली गई दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियां गाढ़े तरल के गुच्छों में बदलने लगीं, कुछ एकदम साफ, कुछ धुंधले रंग की और कुछ चमकदार रूप से चमकीली, और कड़ाही में अपनी अपनी जगह बनाने लगीं। लगभग 3 घंटे की मेहनत के बाद ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल बनाने के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री अंततः निकाल ली गई। डू फैंग ने राहत की सांस ली, वह निकाली गई औषधीय सामग्री की गुणवत्ता से काफ़ी संतुष्ट था, और अब अगला कदम समलन प्रक्रिया शुरू करना था। रसायन शास्त्र का दूसरा चरण समलन है, जिसमें विभिन्न गुणों वाली औषधीय जड़ी बूटियों को आपस में मिलाया जाता है ताकि वे एक दूसरे में समाहित हो सकें, पुनर्तः मिश्रित हो सकें और एक दूसरे के प्रभाव को या तो बेअसर कर सकें या बढ़ा सकें, जिससे विषाक्तता दूर हो जाती है और शक्तिशाली औषधीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। समलन प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है और सारी जड़ी बूटियां नष्ट कर सकती हैं। सबसे खराब स्थिति में भट्टी फट भी सकती है। सबसे पहले समान या एक जैसे औषधीय गुणों वाली 2 या 3 कच्ची सामग्रियों को आपस में मिलाया जाता है। फिर एक दूसरे के प्रति अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध वाली जड़ी बूटियों को आपस में मिलाया जाता है। अंत में पहले से मिश्रित कई जड़ी बूटियों के मिश्रण को आपस में मिलाया जाता है। इस स्तर पर एक दूसरे के प्रति प्रतिरोध बहुत प्रबल हो जाता है, जिसके लिए रसायनज्ञ को उच्च स्तर की आध्यात्मिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। रसायनज्ञ को मजबूत नियंत्रण और अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, अन्यथा थोड़ी सी भी गड़बड़ी औषधीय गुणों को कम कर सकती है और गोली की गुणवत्ता को घटा सकती है, या यहाँ तक कि मिश्रण के विफल होने का कारण भी बन सकती है। ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्नत योद्धा स्तर पर पहुंचने के बाद डू फैंग की आध्यात्मिक चेतना बहुत मजबूत हो गई थी। इसके अलावा पंचतत्व दिव्य तलवार के अभ्यास से उसकी आध्यात्मिक चेतना अन्य उन्नत योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गई थी, जिससे वह एक साथ इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने में सक्षम हो गया था। देखने में तो रून्यू उदासीन लग रहे थे, लेकिन असल में वे डू फैंग समेत 14 सेवकों की रसायन विद्या का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रहे थे। उनकी विशेष रुचि डू फैंग में थी, क्योंकि बाकी सभी सेवक मंडप के अनुभवी थे और उन्होंने पहले भी उनकी रसायन विद्या देखी थी। डू फैंग नया था और वे उससे परिचित नहीं थे, इसलिए वे इस चखने के अवसर का लाभ उठाकर उसे करीब से देखना चाहते थे। जब उन्होंने डू फैंग को एक साथ इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां निकालते देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और वे मन ही मन चौंक गए। डू फैंग की आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल थी और उनकी निष्कर्षण तकनीक भी बेहद कुशल थी। औषधीय द्रव की शुद्धता भी काफ़ी उच्च स्तर की थी। ऐसा लगता है कि उनकी रसायन विद्या की कला वाकई असाधारण है। सौभाग्य से यह व्यक्ति हमारे संप्रदाय में शामिल हो गया है।
हालांकि इस युवक ने काफी परेशानी खड़ी कर दी है। मंडप प्रमुख रुन्यू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। रुन्यू मंडप के स्वामी अभी सोच ही रहे थे कि कब डुफैंग ने अलग अलग रंगों और आकारों के दर्जनों गाढ़े तरल पदार्थों को परिष्कृत कर लिया। उन्होंने प्रत्येक तरल पदार्थ का 5वां हिस्सा अलग किया और उन्हें आपस में मिला दिया। चूंकि यह 100 गोलियों के लिए पर्याप्त मात्रा थी, इसलिए यदि इन्हें एक साथ मिलाया जाता तो असफल होने पर क्या होता, ये कहना मुश्किल था। इन्हें अलग करके 5 बार परिष्कृत करने से उन्हें 5 मौके मिल गए। ये सभी रसायन शास्त्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम विधि थी, चाहे वे रसायन शास्त्री हों या रसायन शास्त्र के उस्ताद हों। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि एक बार में बड़ी मात्रा में गोलियां तैयार की जा सकेंगी, और प्रत्येक बैच की सफलता दर अलग अलग होती है। कभी यह 50%, कभी 70% या यहाँ तक कि 80% या 90% भी हो सकती है। इसलिए इन्हें बैचों में तैयार करना सबसे सुरक्षित तरीका है। दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियों को मिलाकर तरल के 4 बड़े गुच्छे बनाए गए हैं। अब अंतिम क्षण आ गया है। सर्वोत्तम औषधीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए इन चारों गुच्छों को एक साथ मिलाना आवश्यक है। डुफैंग के माथे पर हल्का पसीना था, उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। अपने साथियों से कहीं अधिक उन्नत आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करते हुए उसने चिपचिपे तरल के चारों गुच्छों को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाने का मार्गदर्शन किया ताकि वे आपस में मिल जाएं। कड़ाही के अंदर गाढ़े तरल के 4 गुच्छे हल्के हल्के उबल रहे थे। डुफैंग की प्रबल आध्यात्मिक चेतना के मार्गदर्शन में वे एक दूसरे के करीब आए और संपर्क में आए, लेकिन छूते ही वे स्वतः ही दूर उछल गए, मानो इन तरल पदार्थों में अपनी चेतना हो और वे निगले जाने को तैयार न हो। गोली बनाने की प्रक्रिया पूरी हुई। हालांकि ये सब डुफैंग की उम्मीदों के अनुरूप ही था। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब वह ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल बना रहा था, उसके पास दर्जनों अनुभव थे। इस साइट का नया URL है याद रखने का आसान तरीका .com। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार किया, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को समायोजित किया और अपना सारा ध्यान चारों द्रवों के विलय पर केंद्रित किया। वे आपस में मिले, अलग हुए, फिर मिले, फिर अलग हुए। कई बार ऐसा होने के बाद चारों द्रव अंततः एक साथ मिल गए और जुड़े रहे। चारों द्रव धीरे धीरे एक दूसरे में समाहित हो गए। हालांकि एक प्रबल प्रतिकर्षण बल अभी भी मौजूद था, लेकिन अब वह डुफैंग के नियंत्रण में था। थोड़ी राहत की सांस लेते हुए डुफैंग ने सावधानीपूर्वक सम्लन प्रक्रिया जारी रखी। प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। सम्लन प्रक्रिया धीमी और कठिन थी, लेकिन सफलता बस पहुंच ही गई थी। लगभग आधे घंटे बाद तरल के चारों गुच्छे अंततः पूरी तरह से मिल गए और एक बड़ा तरल गुच्छा बन गए। डुफैंग को राहत मिली, अमृत तरल का विलय सफल रहा, जिसका अर्थ था कि रसायन शास्त्र की प्रक्रिया 8/10वां हिस्सा पूरी हो चुकी थी। शेष 2/10वां हिस्सा अंतिम चरण था, अमृत को तैयार करना। तथाकथित संकुचन प्रक्रिया में दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियों से पुनर्तः मिश्रित तरल औषधि को संघनित करके गोली का रूप दिया जाता है, और फिर अशुद्धियों को दूर करने और औषधीय गुणों को और अधिक शुद्ध बनाने के लिए इसे भट्टी में और परिष्कृत किया जाता है। यदि यह चरण पुनर्तः सही ढंग से नहीं किया जाता है तो इससे समग्र गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गोली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर असर पड़ेगा। हालांकि गोलियों को ठंडा करने से पहले इस विशाल तरल पदार्थ को 20 बराबर भागों में विभाजित करना आवश्यक है, क्योंकि यह एक गोली के लिए नहीं बल्कि 20 ट्रू एसेंस रीजनरेशन गोलियों के लिए आवश्यक मात्रा है। सम्लन प्रक्रिया की तुलना में ये बराबर विभाजन अपेक्षाकृत सरल है। डुफैंग ने हाथ की मुद्राएं बनाई और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से तरल गोली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपने दाहिने हाथ के इशारे से उन्होंने तरल के विशाल पिंड को 20 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। संतुष्ट होकर डुफैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। अगला चरण अंतिम था। गोलियों को परिष्कृत करने में आमतौर पर ज्यादा समय नहीं लगता, ये गोली के प्रकार के आधार पर आधे घंटे से लेकर कई घंटों तक हो सकता है। गोली की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी उतना ही अधिक समय लगेगा। डुफैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके भट्टी की आग को नियंत्रित किया और तीव्र लपटों का इस्तेमाल करते हुए अंदर रखी 20 सच्ची सार पुनर्जनन गोलियों को परिष्कृत किया। वह समय समय पर अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके लपटों को केंद्रित या विक्षेपित करता था, जिससे भट्टी के फटने या अंदर रखी गोलियों के जलने से बचाव होता था। आधे घंटे से भी अधिक समय बाद गोलियों का पहला बैच आखिरकार ठंडा हो गया। डुफैंग ने हाथ हिलाकर भट्टी से 20 गोलियां खींच लीं। ये 20 सच्ची सार पुनर्जनन गोलियां डुफैंग के सामने तैरने लगीं। ध्यान से देखने पर पता चला कि 13 गोलियां एक समान रंग की थीं, जबकि बाकी 7 पूरी तरह से काली, फीकी और जली हुई गंध वाली थीं। ये स्पष्ट रूप से अपशिष्ट पदार्थ थे। पहले बैच की सफलता दर 65% थी, जो काफ़ी अच्छी थी।
डू फैंग मुस्कुराया, 13 साबुत गोलियां इकट्ठा की, बेकार गोलियां फेंक दी, खुद को थोड़ा शांत किया और दूसरे बैच की तैयारी करने लगा। उसने बाकी सेवकों पर नज़र डाली और देखा कि सेवक वान ने अपना पहला बैच पूरा कर लिया था और दूसरा शुरू कर दिया था। सेवक नानशान और शानगुआन अपने पहले बैच को परिष्कृत कर रहे थे, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा, जबकि बाकी लोग गोलियों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया में थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी गति उतनी धीमी नहीं थी जितनी सोची थी। दूसरे, तीसरे, चौथे और यहाँ तक कि 5वें बैच के लिए भी डू फैंग ने पहले बैच की ही प्रक्रिया दोहराई, गोलियों को परिष्कृत करना, मिलाना और ठंडा करना। अंततः ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री समाप्त हो गई। डू फैंग ने ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल्स का अंतिम बैच निकाला और उन्हें अपने सामने एक साथ रख दिया। उसने देखा कि उनमें से 12 गोलियां सही सलामत थीं, जबकि बाकी 8 परिष्कृत नहीं हो पाई थीं। इस प्रकार 5 बैचों से कुल 66 सही गोलियां और 38 दोषपूर्ण गोलियां तैयार की गईं, जिसके परिणामस्वरूप गोली बनाने की दर लगभग 70% रही, जो कुल मिलाकर स्वीकार्य है और पिछली बार प्राप्त की गई गोली बनाने की दर से थोड़ी अधिक है। गोलियों को समेटकर डू फैंग खड़ा हुआ और चारों ओर सबकी ओर देखा। उसने देखा कि डीकन वान ने गोलियां पहले ही पवेलियन मास्टर रुन्यू को सौंप दी थीं और वह शांति से उनकी ओर देख रहा था। नानशान में गोलियों का अंतिम बैच तैयार किया जा रहा था और संभवतः लगभग पूरा हो चुका था। कुछ अन्य डीकन गोलियों को तैयार कर रहे थे, कुछ उन्हें आपस में मिला रहे थे और कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत कर रहे थे। 20 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। डू फैंग हल्के से ऊंचे चबूतरे से नीचे कूदा, रुन्यू मंडप के स्वामी के पास आया, थोड़ा झुककर प्रणाम किया और अपने द्वारा निर्मित सच्ची सार पुनर्जनन गोली यू शुई को सौंप दी। ये देखकर कि डू फैंग शोधन पूरा करने वाला दूसरा व्यक्ति था, हॉल में मौजूद कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे। डू फैंग की ओर उनकी निगाहों में अलग अलग भाव थे, कुछ आश्चर्यचकित, कुछ प्रशंसात्मक और कुछ संशयपूर्ण। रेन्यू पवेलियन के मास्टर ने मुस्कुराते हुए डू फैंग से गोलियां लीं, उनकी जांच की और उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने थोड़ी हैरानी से कहा, हम बढ़िया है। डीकन डू द्वारा बनाई गई सच्ची सार पुनर्जनन गोली रंगीन, गोल और चिकनी है, उत्कृष्ट गुणवत्ता की है, लगभग 70% सफलता दर है और समय भी अपेक्षाकृत कम है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि डीकन डू स्वयं इतने युवा हैं, फिर भी उनकी गोली बनाने की कला काफ़ी प्रभावशाली है। बहुत बढ़िया। रुन्यू मंडप के प्रमुख ने ऊंची आवाज़ में बात की और हॉल में मौजूद सभी लोग उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सके। वे सभी डू फैंग के बारे में प्रमुख की राय सुनकर बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी की इतनी प्रशंसा नहीं सुनी थी। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्रशंसा के लिए धन्यवाद, मंडप स्वामी। नियमों के अनुसार आपको केवल 50 गोलियां देनी होंगी और बाकी की ट्रू एसेंस रीजनरेशन गोलियां आपकी हो जाएंगी। रेन्यू पवेलियन के मास्टर ने हाथ हिलाकर अपने सामने से 10 से अधिक गोलियां डू फैंग की ओर फेंक दीं। इसी समय नानशान ने भी गोलियों को तैयार करने का काम पूरा कर लिया। ऊंचे चबूतरे से नीचे कूद गया, रेन्यू मंडप के स्वामी के पास आया और अपने द्वारा तैयार की गई गोलियां उन्हें सौंप दीं। नानशान ने 100 जड़ी बूटियों की 9 मोड़ वाली गोली को परिष्कृत किया और रुन्यू मंडप के मंडप प्रमुख ने भी नानशान का मूल्यांकन किया। 3 घंटे बाद सभी सेवकों ने अपनी गोलियां तैयार कर लीं और उन्हें सौंप दिया। मंडप प्रमुख रुन्यू ने सभी की ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ कहा, सभी सेवकों ने इस मूल्यांकन बैठक के लिए अपने कार्य पूरे कर लिए हैं। सभी ने इस मंडप के सेवकों की गोलियां तैयार करने की प्रक्रिया देखी है और मुझे विश्वास है कि सभी को कुछ न कुछ लाभ हुआ है। यह मूल्यांकन बैठक अब समाप्त होती है। अगले 3 दिन सभी के लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ों का लेन देन करने के लिए हैं। इस पर मंडप के स्वामी रुन्यू खड़े हुए और शांत भाव से बोले, आप सभी कृपया मेरे साथ ऊपर आइए। मुझे आप सभी को कुछ बातें समझानी हैं। बाकी लोग वापस जाकर आराम कर सकते हैं। जी हाँ। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ सिर झुकाया। डू फैंग ने अन्य सेवकों की ओर देखा और उनके असमंजस भरे भावों को पहचाना। उसे एहसास हुआ कि वे मंडप प्रमुख रुन्यू की बात से अनभिज्ञ थे, इसलिए उसने भौहें सिकुड़ीं। उत्सुकतावश वह भी उनके पीछे पीछे बाईं ओर के दरवाजे से हॉल से बाहर निकल गया। समूह हॉल से बाहर निकला, एक लंबे गलियारे से होते हुए सीढ़ियों से एक एक करके ऊपर चढ़ता गया, जब तक कि वे 18वीं मंजिल पर नहीं पहुंच गए और एक छोटे से बैठक कक्ष में आ गए। रुन्यू मंडप के मंडप प्रमुख ने मेज के शीर्ष पर अपनी कुर्सी संभाली, फिर हाथ हिलाकर कहा, कृपया सभी लोग बैठ जाएं। रुन्यू मंडप के प्रमुख ने डू फैंग और अन्य लोगों को देखा, फिर अचानक उनका चेहरा बदल गया। वे चिंतित दिखे और उनकी आवाज़ गंभीर हो गई। मुझे आप सभी को एक बुरी खबर सुनानी है। दोनों ओर के व्यवस्थापकों के बैठ जाने के बाद सभी अचंभित रह गए और मंडप के स्वामी रुन्यू की ओर देखने लगे, उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगे। तूफान मंडरा रहा है, डीकन वान ने कहा, बुरी खबर।
पवेलियन मास्टर का क्या मतलब है? पवेलियन मास्टर रुन्यू जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का इसे बुरी खबर कहना निश्चित रूप से कोई मामूली बात नहीं थी और सभी लोग बेचैन हो गए। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। रुन्यू मंडप के मंडप प्रमुख कुछ देर रुके, मानो सोच रहे हों, और एक क्षण बाद उन्होंने धीरे से कहा, महोदय, ये होंगशान काउंटी के मामले से संबंधित है। होंगशान काउंटी। सभी चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। डू फैंग का दिल भी घबरा गया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले जब वह फैंगचेंग में लू परिवार में था, तब कबीले के मुखिया जू ने क्या कहा था। क्या होंगशान काउंटी वुलिंग काउंटी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है? क्या होंगशान काउंटी मेरी वुलिंग काउंटी के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रही है? नानशान ने गंभीर भाव और थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। रुन्यू मंडप के प्रमुख ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लगभग सही है, हालांकि अभी नहीं, लेकिन हमारा अनुमान है कि 1 या 2 साल के भीतर कुछ न कुछ हलचल जरूर होगी। 1 या 2 साल के भीतर? क्या पवेलियन मास्टर को कोई खबर मिली है? क्या वह विश्वसनीय है? डीकन वान ने गहरी आवाज में पूछा। हाल ही में होंगशान काउंटी के प्रमुख संप्रदाय और परिवार बहुत सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने अपने शिष्यों की भर्ती शुरू कर दी है। वुलिंग काउंटी के जिन साधकों ने होंगशान काउंटी में घुसपैठ की है, उन्हें होंगशान काउंटी के कई संप्रदायों से पता चला है कि होंगशान काउंटी 2 साल के भीतर एक बड़ा कदम उठाने वाली है, जिसका लक्ष्य वुलिंग काउंटी है। अब हमारे जिले के सभी प्रमुख संप्रदायों और परिवारों को ये खबर पता चल चुकी है। फिलहाल हमने सिर्फ प्रमुख संगठनों के उच्च अधिकारियों को ही सूचित किया है। अराजकता फैलने के डर से आम शिष्यों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि विभिन्न संप्रदाय निकट भविष्य में धीरे धीरे कार्रवाई करेंगे। मंडप प्रमुख रुन्यू ने धीमी आवाज में कहा। डू फैंग ने मन ही मनाह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही होंगशान काउंटी में नहीं रह पाएगा। सौभाग्य से दोनों काउंटी तुरंत किसी बड़े युद्ध में शामिल नहीं होंगी। एक उच्च स्तरीय योद्धा के रूप में उसकी वर्तमान साधना और उसके पास मौजूद खजानों के बल पर वह युद्ध सेनापति स्तर से नीचे लगभग अजेय था। यदि दोनों काउंटी युद्ध में उतर भी जाती तो वह अपनी रक्षा कर सकता था, जबकि कुछ साल पहले जब उसकी साधना का स्तर कम था तब वह थोड़ा चिंतित था। रुन्यू मंडप के प्रमुख ने फिर कहा, चूंकि एक बड़ा युद्ध अपरिहार्य है, इसलिए रुन्यू मंडप को भी तैयारी करनी चाहिए। हालांकि हमारे अधिकांश साथी दाववादियों के अपने अपने संप्रदाय और परिवार हैं, लेकिन अपने मंडप के सदस्यों के रूप में हमें अपने मंडप के लिए कुछ करना चाहिए। सभी व्यवस्थापकों से अनुरोध है कि आज से हमारे मंडप के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानें अपनी खरीदारी में तेजी लाएं। चाहे वह औषधीय जड़ी बूटियां हो या गोलियां, हमें उन्हें खरीदने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। साथ ही बेची जाने वाली मात्रा को भी नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने आह भरते हुए कहा, इस साल का चखने का कार्यक्रम तो तय समय पर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगले साल हमारे पवेलियन का चखने का कार्यक्रम हो पाएगा या नहीं। उनके शब्दों से भविष्य की स्थिति के प्रति उनकी गहरी निराशा झलक रही थी। अचानक डू फैंग की ओर देखते हुए उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि डीकन डू इस काउंटी के नहीं हैं और शायद इस काउंटी के भविष्य की स्थिति के बारे में उन्हें ज्यादा परवाह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर होंगशान काउंटी मेरी वुलिंग काउंटी पर कब्जा कर लेती है, तो नानलिंग काउंटी निश्चित रूप से इससे बच नहीं पाएगी और होंगशान समूह द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। होंगशान काउंटी के प्रमुख संप्रदाय मेरी वुलिंग काउंटी के संप्रदायों की तरह नहीं हैं, जो विस्तार को पसंद नहीं करते। वुलिंग काउंटी की खातिर भी डीकन डू को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। डू फैंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रुन्यू पवेलियन मास्टर की बात सच थी। नानलिंग काउंटी की ताकत के आगे वह वुलिंग काउंटी के अतिक्रमण का सामना करने में असमर्थ थी। होंगशान काउंटी की तो बात ही छोड़िए। हालांकि इतने सालों में वुलिंग काउंटी का नानलिंग काउंटी के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं रही। इसका एक कारण ये था कि नानलिंग काउंटी एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित थी और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि वुलिंग काउंटी के परिवारों और संप्रदायों का नानलिंग काउंटी को अपने अधीन करने का कोई इरादा नहीं था। होंगशान काउंटी अलग है। इसने दशकों पहले चांगयान काउंटी को अपने अधीन कर लिया था और अब वुलिंग काउंटी के साथ युद्ध कर रहा है। काउंटी के भीतर मौजूद संप्रदायों की प्रकृति को देखते हुए एक बार वुलिंग काउंटी पर कब्जा करने के बाद वे नानलिंग काउंटी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसका परिवार, गुरु और साथी शिष्य सभी वहीं रहते हैं और वह उन्हें उत्पीड़न का जीवन जीते हुए कभी नहीं देखेगा। ये सोचकर उसने मंडप स्वामी रुन्यू को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और कहा, मकान स्वामी जी, निश्चिंत रहिए, यदि दोनों प्रांतों के बीच सचमुच युद्ध हुआ तो मैं डू अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैं डू फैंग एक साधारण व्यक्ति हूं और मेरी शक्ति भी सीमित है, इसलिए मुझे डर है कि मैं दोनों प्रांतों के बीच युद्ध में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाऊंगा।
पवेलियन मास्टर रुन्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक मेरे वुलिंग काउंटी के सभी साधक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, होंगशान काउंटी को मेरे वुलिंग काउंटी पर कब्जा करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भले ही वे शक्तिशाली हों, उन्हें फिर भी इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या वे ये कीमत चुकाने में सक्षम हैं। दशकों पहले होंगशान काउंटी ने चांगयान काउंटी के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ा था। चांगयान काउंटी की शक्ति लगभग हमारी काउंटी के बराबर थी, फिर भी होंगशान काउंटी को उसे पूरी तरह से जीतने में 10 साल लग गए। अब अगर वे हमारी वुलिंग काउंटी को पूरी तरह से जीतना चाहते हैं तो 10 साल भी पर्याप्त नहीं होंगे। इस समय उसने एक बार फिर डू फैंग की ओर देखा, उसकी आंखों में गहरा अर्थ था। वैसे डीकिन डू बहुत ही विनम्र हैं। मेरा मानना है कि डीकिन डू की क्षमता को देखते हुए कुछ ही वर्षों में उनका बैटल जनरल के स्तर तक पहुंच जाना असंभव नहीं है। उस समय डीकिन डू की प्रबल आध्यात्मिक चेतना और गहन जादुई शक्ति के बल पर उनके लिए अकेले ही एक मध्यम स्तर के बैटल जनरल विशेषज्ञ से लड़ना मुश्किल नहीं होगा। दोनों प्रांतों की युद्ध स्थिति पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। डू फैंग समेत सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुन्यू पवेलियन के मास्टर डू फैंग के बारे में इतना अच्छा विचार रखेंगे। डू फैंग ने आश्चर्य से कहा, आप मेरी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं, मंडप स्वामी। रुन्यू मंडप के स्वामी ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, मैं अपने निर्णय पर आश्वस्त हूँ, और मैंने प्राचीन ग्रंथों से लोगों को परखने की कला के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है। मुझे हमेशा से अपने निर्णय पर भरोसा रहा है, और मैंने वर्षों में कभी किसी को गलत नहीं समझा। मुझे विश्वास है कि प्रबंधक डू मुझे निराश नहीं करेंगे। डू फैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि अपनी शक्तिशाली वंश परंपरा और सर्वोच्च साधना तकनीक, स्वर्गीय उत्पत्ति पवित्र शास्त्र को देखते हुए, जिससे उसे तेजी से प्रगति करने की शक्ति मिली थी, उसने महसूस किया कि 2-3 वर्षों के भीतर युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंचना उसका लक्ष्य था। वह मंडप के स्वामी रुन्यू की दूरदर्शिता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया। इसी क्षण एक सेवक ने पूछा, मालिक, मेरा एक प्रश्न है। मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो। पवेलियन मास्टर रुन्यू ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, यह समझ में आता है कि होंगशान काउंटी ने चांगयान काउंटी को अपने अधीन कर लिया, लेकिन मेरे त्यानवु साम्राज्य की राजधानी वुजिंग शहर भी मेरी ही काउंटी में है। शाही परिवार यहीं रहता है। क्या होंगशान काउंटी को शाही परिवार की परवाह नहीं है? प्रबंधक ने गंभीर स्वर में पूछा। रुन्यू मंडप के प्रमुख ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिद्धांत रूप में हमें शाही परिवार की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब स्थिति अलग है। 100 साल से भी अधिक समय पहले शाही परिवार ने दशकों तक शीजिंग में समृद्धि विकसित की, और अब शाही परिवार शीजिंग में बस चुका है। वर्तमान वुजिंग शहर अब राजधानी नहीं है। कई वर्षों से त्यानवु साम्राज्य का शाही परिवार पड़ोसी देशों को जीतने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। 10 से अधिक छोटे बड़े युद्ध लड़े जा चुके हैं और उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिली है। शाही परिवार के प्रमुख संप्रदाय और मुख्य विशेषज्ञ सीमा की रक्षा कर रहे हैं। यदि कोई अप्रिय घटना न हो तो हम अधिकतम 20 या 30 वर्षों में पड़ोसी देशों को पूरी तरह से जीत लेंगे। उस समय शीजिंग को आधिकारिक तौर पर नई राजधानी घोषित करना अपरिहार्य होगा। ये छोटा सा वुजिंग शहर स्वाभाविक रूप से हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा चाहे होंगशान काउंटी कितनी भी परेशानी खड़ी करे, वह अभी भी शाही परिवार के शासन के अधीन है और केवल अपनी सीमाओं के भीतर ही समस्याएं पैदा कर रही है। जब तक होंगशान काउंटी जरूरत पड़ने पर पड़ोसी देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ उपलब्ध करा सकती है, तब तक शाही परिवार इस मामले को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं समझ गया। डीकन ने सिर हिलाया और अन्य डीकन, जो पहली बार इसके बारे में जान रहे थे, वे भी ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। ये पहली बार था जब डू फैंग ने त्यानवु साम्राज्य के शाही परिवार के बारे में सुना था, और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने शक्तिशाली होंगे। बीच होने वाले इस भीषण युद्ध का मुख्य केंद्र उच्च स्तरीय साधकों का संघर्ष होगा। युद्ध की आधिकारिक शुरुआत से पहले यह अनुमान लगाया जा रहा है कि होंगशान प्रांत हम में से कई युद्ध महारथी स्तर के साधकों पर नजर रखेगा, ताकि हमें मार डाला जाए या गंभीर रूप से घायल कर दिया जाए। इसलिए हम युद्ध महारथी स्तर के विशेषज्ञ युद्ध शुरू होने से पहले आसानी से अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगे, ताकि शत्रु को कोई अवसर न मिले। अतः मैं इस मंडप के मामलों की जिम्मेदारी आप सभी साधकों को सौंपता हूँ। इस वेबसाइट का नया URL है याद रखने का आसान तरीका .com। रुन्यू मंडप के मंडप प्रमुख ने धीरे धीरे भीड़ का जायजा लिया और धीमी आवाज में कहा। व्यवस्थापकों ने झुककर कहा, कृपया निश्चिंत रहें पवेलियन मास्टर। रुन्यू मंडप के स्वामी ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। आप चाहें तो कुछ भी अदला बदली करने के लिए समय निकाल सकते हैं और उसे स्वयं व्यवस्थित कर सकते हैं। इतना कहकर वे उठे और बैठक कक्ष से चले गए।
पवेलियन मास्टर रुन्यू के जाने के बाद स्टीवर्ट वान ने कहा, सभी ने पवेलियन मास्टर की बात सुन ली है। एक तूफान आने वाला है और हमें पहले से तैयारी करनी होगी। पिछले 1 साल में सभी के संग्रह और भी बढ़ गए होंगे। एक दूसरे के संग्रह देखें और ज़रूरत की कोई भी चीज़ आपस में बदल लें। बोलते हुए उसने अपने थैले से कई चीज़ें निकाली और कहा, मुझे पहले जाने दो। ये हड्डियां जोड़ने और मांसपेशियों को पुनर्जीवित करने वाली जड़ी बूटियां, आत्मा को आकर्षित करने वाली घास और अग्नि ड्रैगन घास हैं। मैं इन्हें पृथ्वी की आत्मा के तरल पदार्थ के बदले में लेना चाहता हूँ। सभी लोग हैरान रह गए। हड्डी जोड़ने और मांसपेशियों को पुनर्जीवित करने वाला अमृत एक अलग बात थी, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक औषधि थी जो टूटी हड्डियों को जोड़ सकती थी और मांसपेशियों को पुनर्जीवित कर सकती थी। हालांकि आत्मा का पीछा करने वाली घास और अग्नि ड्रैगन घास वापसी मूल गोली को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री थी, जिसे युद्ध सेनापति क्षेत्र के विशेषज्ञ लेते थे। जिस पृथ्वी आत्मा तरल के बदले वह कुछ मांग रहा था, वह स्वर्ण कोर गोली को बनाने के लिए एक आवश्यक वस्तु थी। गोल्डन कोर पिल एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग उन्नत योद्धा जनरल स्तर तक पहुंचने के लिए करते हैं, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह उस स्तर के सभी योद्धाओं का सपना होता है। हालांकि योद्धा स्तर के रसायनज्ञ गोल्डन कोर पिल का निर्माण नहीं कर सकते, केवल योद्धा जनरल स्तर के रसायनज्ञ ही ऐसा कर सकते हैं। डीकन शांगगुआन ने आश्चर्य से पूछा, भाई वान, ऐसा लगता है कि आपने अपना गोल्डन कोर बनाने के लिए आवश्यक लगभग सभी सामग्रियां एकत्र कर ली हैं। डीकन वान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सही कहा, मुझे बस इस पृथ्वी आत्मा तरल की कमी है। जब ये सब मेरे पास आ जाएगा तो मैं मंडप के स्वामी से स्वर्ण कोर को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहूँगा। डीकन शांगगुआन ने हल्के से सिर हिलाया। सचमुच, भाईवान दशकों से उन्नत स्तर पर अटके हुए हैं और लंबे समय से उस स्थिति में हैं जहां उन्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपना स्वर्णिम कोर नहीं बनाया है और इसे हल्के में लेने का साहस नहीं करते। ऐसे में मैं भाई वान को बधाई देता हूं। यदि आप जल्द ही आगे बढ़ जाते हैं तो आप आगामी महान युद्ध में और अधिक योगदान दे सकेंगे। डीकन वान ने सिर हिलाते हुए कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम इस बार पृथ्वी आत्मा द्रव प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें स्वयं पर कोई भरोसा नहीं था। आखिरकार वहां उपस्थित सभी लोग उच्च कोटि के योद्धा थे जो भविष्य में युद्ध सेनापति बनने का लक्ष्य रखते थे। पृथ्वी आत्मा द्रव उनके लिए आवश्यक था और भले ही वह उनके पास होता, वे उसे आसानी से त्याग नहीं देते। जैसा कि उम्मीद थी, हॉल में मौजूद सभी लोग चुप रहे। हालांकि स्टीवर्ट वान को इसका अंदाजा था, फिर भी उन्हें थोड़ी निराशा हुई। उन्होंने धीरे से आह भरी और अपने सामने रखी चीजों को समेटने की तैयारी करने लगे। इसी क्षण एक धीमी सी आवाज आई, मेरे पास यहाँ पृथ्वी आत्मा तरल की कुछ बूंदें हैं जिन्हें मैं स्टीवर्ट वान के साथ बदल सकता हूँ। ये सुनकर स्टीवर्ट वान अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ऊपर देखा तो पाया कि यह बात डू फैंग ने कही थी और वह हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। ओह, डीकन डू के पास कुछ अर्थ स्पिरिट लिक्विड है जिसे आप बदलना चाहेंगे। आप इसे किस चीज़ के बदले में लेना चाहेंगे? डीकन वान की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, जिससे उनका अत्यधिक उत्साह जाहिर हो रहा था। यह उस व्यक्ति की तरह था जो निराशा में डूबा हुआ था और अचानक उसे एक रस्सी दिखाई दी और उसने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया, छोड़ने से इनकार कर दिया। जब डीकन वान ने डू फैंग को बोलते सुना तो वह भी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डू फैंग के पास पृथ्वी आत्मा द्रव जैसी इतनी कीमती चीज़ होगी और वह इसे देने के लिए भी तैयार होगा। जिन लोगों को वास्तव में पृथ्वी आत्मा द्रव की आवश्यकता थी, उनमें से कुछ को बेहद अफसोस हुआ। डू फैंग ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, मुझे केवल सोल चेजिंग ग्रास चाहिए। वास्तव में उसके पास सोल चेजिंग ग्रास, फायर ड्रैगन ग्रास और यहाँ तक कि अर्थ स्पिरिट लिक्विड भी काफ़ी मात्रा में था। हालांकि अगर वह कहता कि उसे इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है तो संदेह होना लाजमी था, इसलिए उसने बस यूं ही एक चीज़ का जिक्र कर दिया। डीकन वान ने राहत भरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। उन्हें डर था कि डू फैंग किसी ऐसी अजीब या कीमती चीज़ का जिक्र कर देंगे जो उनके पास नहीं है और इस वजह से वे उसे देने से मना कर देंगे। मुझे पृथ्वी आत्मा द्रव की 6 बूंदें चाहिए। पता नहीं डीकन वान ने सावधानी से कहा और घबराकर डू फैंग की प्रतिक्रिया को देखने लगे। डू फैंग हल्के से मुस्कुराया। हालांकि वह गोल्डन कोर को परिष्कृत नहीं कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि इसे परिष्कृत करने के लिए पृथ्वी आत्मा द्रव की केवल 3 बूंदों की आवश्यकता होती है। डीकन वान को 6 बूंदें चाहिए थीं। जाहिर तौर पर वह एक अतिरिक्त बैच तैयार करने का इरादा रखता था। उसने धीरे से सिर हिलाया, अपने लिए आवश्यक मात्रा के अलावा मेरे पास पृथ्वी आत्मा द्रव की केवल 4 अतिरिक्त बूंदें हैं। पता नहीं डीकन वान को ये पसंद आएंगी या नहीं। डीकन वान थोड़ा निराश दिखे, लेकिन फिर सिर हिलाकर बोले, जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसे ले लूँगा। 4 बूंदें ठीक हैं।
इस आत्मा प्रेरक घास का मूल्य पृथ्वी आत्मा द्रव की 4 बूंदों के बराबर नहीं है। क्या मैं डीकिन डू के लिए 5000 स्पिरिट युआन की गोलियां और दे दूं? डू फैंग ने सिर हिलाया, अपने थैले में हाथ डाला, एक छोटी बोतल निकाली और सावधानीपूर्वक उसमें से गहरे पीले रंग के तरल की 4 बूंदें डालीं, जो हवा में तैरने लगीं। डीकन वान ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और पहले से तैयार की गई बोतल में तरल की 4 बूंदें एकत्र कर लीं। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उनका सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि वे वास्तव में पृथ्वी आत्मा का तरल थे। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और ताली बजाते ही एक थैली प्रकट हो गई। फिर अपने दाहिने हाथ के इशारे से उन्होंने आत्मा आकर्षण घास और थैली को डू फैंग की ओर भेज दिया। डू फैंग ने दोनों चीजें एक तरफ रख दी और फिर चुप हो गया। इस समय स्टीवर्ट वान बेहद संतुष्ट दिखे और बोले, अब साथी दाववादियों, कृपया अपनी अपनी वस्तुएं निकालें और बताएं कि आप क्या बदलना चाहते हैं। इस बार पृथ्वी आत्मा द्रव को इतनी आसानी से प्राप्त कर लेने के कारण वे तुरंत युद्ध सेनापति स्तर पर उन्नति की प्रक्रिया शुरू कर सकते थे। डीकन वान द्वारा पृथ्वी आत्मा द्रव के सफल आदान प्रदान से प्रभावित होकर अन्य डीकनों ने भी तुरंत आदान प्रदान शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी कई अन्य लोग थे जो पृथ्वी आत्मा द्रव का आदान प्रदान करना चाहते थे, लेकिन किसी के पास यह नहीं था या कोई इसे देने को तैयार नहीं था। डीकनों ने चुपके से डू फैंग की ओर देखा और पाया कि डू फैंग का चेहरा शांत था, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि उसके पास अब पृथ्वी आत्मा द्रव नहीं बचा है, जिससे वे बहुत निराश हुए। ये देखकर स्टीवर्ट वान अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे इस बात की खुशी थी कि वह डू फैंग से पृथ्वी आत्मा तरल प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। डू फैंग ने उन वस्तुओं पर एक नज़र डाली जो अन्य सेवकों ने विनिमय के लिए निकाली थीं। उनमें कुछ भी असाधारण नहीं था। वे सभी चीज़ें उसके पास पहले से ही उसके थैले में थीं, या ऐसी चीज़ें जो उसके पास फिलहाल नहीं थीं, लेकिन ये चेंजी के बंद थैले में होनी चाहिए थीं। इसलिए उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने स्टीवर्ट वान की मदद इसलिए की क्योंकि वह पवेलियन मास्टर रुन्यू की बातों से प्रभावित था। वुलिंग काउंटी की युद्ध शक्ति बढ़ाना अच्छा होगा, जिससे भविष्य में होंगशान काउंटी के खिलाफ लड़ाई में अधिक लाभ होगा। हालांकि एक व्यक्ति की मदद करना ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों की मदद करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अनावश्यक परेशानी होगी। इसीलिए उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसकी ज़रूरत के अलावा उसके पास केवल 4 बूंद ही पृथ्वी आत्मा द्रव है। आधे घंटे बाद सभी ने वस्तुओं का आदान प्रदान पूरा कर लिया था। कुछ लोग अपने प्राप्त किए गए सामान से संतुष्ट थे, जबकि अन्य निराश थे क्योंकि उन्हें वह नहीं मिला था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। डू फैंग ने कुछ भी नहीं बदला था क्योंकि उसने शुरू में सोल चेजिंग ग्रास के बदले अर्थ स्पिरिट लिक्विड की 4 बूंदें दी थीं। डीकन वान ने सबकी ओर देखकर कहा, चूंकि आप सबके पास अदला बदली करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो चलिए हम सब चले जाते हैं। किसी ने आपत्ति नहीं जताई, इसलिए सब चले गए। डू फैंग भीड़ के पीछे पीछे हॉल से बाहर निकला, सीढ़ियों से नीचे उतरा और पहली मंजिल तक गया और रेन्यू पवेलियन के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।